छात्रों, आज का विषय है शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? मनुष्य जीवन में जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी रूप में मूल्यांकन करते रहते हैं। यदि मानव जीवन में मूल्यांकन का विलोप हो जाए तो जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हम जीवन के हर क्षेत्र में इस विधा का प्रयोग करते हैं। मनोविज्ञान और शिक्षा में तो यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों विषयों में किसी भी प्रकार का विकास बिना मूल्यांकन के नहीं किया जा सकता। हर आदमी मतलबी होता है या स्वार्थी होता है। जैसे कथनों के आधार पर ही मूल्यांकन द्वारा ही सावधानी पूर्वक यह निर्णय लिया जा सकता है कि कौन सी वस्तु बुरी है, कौन सी अच्छी है। इस प्रकार मूल्यांकन समाज और व्यक्ति दोनों को ही अपने क्षेत्र में समायोजित करता है। हमारी शिक्षा भी इन दोनों को महत्व देती है। शैक्षिक क्षेत्र में किसी बालक का मूल्यांकन करते समय उसके वातावरण तथा सामाजिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से समझ लेना न केवल आवश्यक है बल्कि अति अनिवार्य भी है। किसी बालक को किसी प्रकार की शिक्षा दी जाए, इसका निश्चय बिना किसी सामाजिक पृष्ठभूमि को जाने नहीं दिया जा सकता। पिछड़े बालक की समस्या को भी वातावरण और समाज का ज्ञान प्राप्त कर दूर किया जा सकता है। समाज के विकास का पूरा चक्र मूल्यांकन पर ही निर्भर होता है। किसी विषय वस्तु की उपयोगिता का निर्णय मूल्यांकन की निर्णायकता प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। मूल्यांकन सदैव उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है, अतः मूल्यांकन और उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी बालक ने किसी उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, इसका ज्ञान हम मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी के द्वारा शिक्षा जगत में बालक ने जो प्रगति की है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। हमने अपने उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं। कक्षा में दिए जाने वाले शैक्षिक निर्देश कितने प्रभावशाली हैं। नंबर 3, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है। हम ज्ञात कर सकते हैं या उपयुक्त तीनों तथ्यों से मिलकर मूल्यांकन चक्र पूरा होता है। हम इस उद्देश्य को लेकर मूल्यांकन प्रारंभ करते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ शिक्षा देते हैं और जो व्यक्ति को शैक्षणिक या अधिगम अनुभव प्रदान करती है। इस अधिगम अनुभव के आधार पर वह अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन या परिवर्धन लाता है। इस प्रकार मूल्यांकन की क्रिया में उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और व्यवहार परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अतः इन तीनों में से किसी एक को भी अपेक्षित या विगलित कर मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। आज शिक्षा का विनाश कदाचित शिक्षा के उद्देश्य विहीन होने के कारण है। आवश्यकता है शिक्षा, शिक्षण और परीक्षण को उद्देश्य मुखी बनाने की है। नवीन प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक उद्देश्य होना चाहिए
उद्देश्यों का चयन अति सावधानी से किया जाना चाहिए। उद्देश्यों के चयन निर्धारण के पश्चात अधिगम, अनुभव प्रदान करने तथा अन्य क्रियाओं का चयन किया जाना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है आपका मूल्यांकन के सिद्धांत। मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। नंबर 1, किसी भी कार्य के लिए उपकरणों का चुनाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उस कार्य का उद्देश्य क्या है। इसी प्रकार मूल्यांकन के लिए उपकरणों का चयन उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक उसका उद्देश्य स्पष्ट न हो। उपकरणों का उपयुक्त चयन मूल्यांकन के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। यदि उपयुक्त उपकरण उपलब्ध न हो तो उसका निर्माण किया जाना चाहिए। नंबर 2, मूल्यांकन के लिए उपकरणों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं। मूल्यांकन के लिए अनेक उपकरण उपलब्ध हो सकते हैं, पर उन सब का अपना एक अलग उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में उतने सहायक नहीं होते। अतः मूल्यांकन उपकरणों का प्रयोग अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप करना चाहिए। नंबर 3, नेक्स्ट, किसी व्यक्ति या समूह के पूर्ण मूल्यांकन के लिए विविध विधाओं उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी एक उपकरण द्वारा मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, उपकरणों की उपयोगिताओं का मूल्यांकनकर्ता के लिए विविध विधाओं और उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी एक उपकरण द्वारा पूर्ण मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, उपकरण की उपयोगिता का मूल्यांकनकर्ता को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इनके अच्छा या उत्तम होने के लिए किन विशेषताओं का इनमें होना वांछित है, यह अवश्य हमें देख लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन को अपने आप में अंत न समझें, उसे अन्य उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम समझना चाहिए। नेक्स्ट, मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन के नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आता है मूल्यांकन की नेक्स्ट पॉइंट है आपका मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है? देखें, मूल्यांकन प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण समायोजित होते हैं: उद्देश्य, अधिगम, अनुभव तथा मूल्यांकन के उपकरण। कुछ लोग व्यवहार परिवर्तन को ही मूल्यांकन का तृतीय भाग मानते। यह तीनों चरण एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल्यांकन के चरण। मूल्यांकन के चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उद्देश्यों का निर्धारण एवं प्रवासीकरण करना। देखिए, बालक की सामाजिक स्थिति, विषय वस्तु की प्रकृति तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए। व्यवहार परिवर्तन के रूप में उद्देश्य को सफल रूप से तभी निर्धारित किया जा सकता है जब उपयुक्त तथ्यों को भली प्रकार समझ लिया जाए। मूल्यांकनकर्ता को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि व्यवहार परिवर्तन किस रूप में और किस सीमा तक लाना है। इससे यह
यह जानने में सरलता होगी व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया या नहीं। अतः उद्देश्यों के भली प्रकार पहचान लेने, निर्धारित कर लेने पर ही मूल्यांकन की ओर अग्रसर होना चाहिए। उद्देश्यों को परिभाषित करने में विषय और व्यवहार प्रवर्तन दोनों को ही समान रूप से महत्वपूर्ण मानना आवश्यक है। नंबर 2, अधिगम अनुभव की योजना बनाना। एक बार उद्देश्यों को पहचान लेने और उनका निर्धारण कर लेने के पश्चात अधिगम अनुभव की ओर ध्यान देना चाहिए। अधिगम अनुभव से तात्पर्य एक परिस्थिति का निर्माण करना है जिसमें बालक वांछित क्रिया कर सके, अर्थात वह उद्देश्यों के अनुरूप प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर सके। एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक अनुभवों का योजना तैयार करनी पड़ती है। योजना निर्माण के समय बालक की आयु, लिंग, परिवेश, सामाजिक पृष्ठभूमि और प्रासंगिक चरों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इन्हीं के आधार पर शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, साधन व माध्यम की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से साक्ष्यां प्रदान करना। उद्देश्य एवं अधिगम योजना तैयार हो जाने पर मूल्यांकनकर्ता को उपयुक्त उपकरण के चयन अथवा विकास की ओर प्रयास करना चाहिए। इन उपकरणों का उपयोग कर साक्ष्यां एकत्र करें। इन साक्ष्यों के आधार पर व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट, व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र। बालक के जीवन में आने वाले व्यवहार परिवर्तन मूल्यांकन के फलस्वरूप होते हैं। मूल्यांकन इन व्यवहार परिवर्तनों के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। व्यवहार परिवर्तन का मुख्य 3 उद्देश्यों या 3 बिंदुओं में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, संज्ञानात्मक पक्ष। यह पक्ष ज्ञान के उद्देश्य पर महत्व देता है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष की विवेचना करते हुए निम्न प्रकार के ज्ञान को इस पक्ष में समायोजित किया है। नंबर 1, विशेष तथ्यों का ज्ञान। नंबर 2, विशिष्ट तथ्यों को प्राप्त करने की विधियों का ज्ञान। नंबर 3, मान्यताओं एवं परंपराओं का ज्ञान। नंबर 4, मापदंडों का ज्ञान। नंबर 5, सिद्धांत और सामान्यीकरण का ज्ञान। नेक्स्ट, घटनाओं का ज्ञान, विधियों तथा प्रणालियों का ज्ञान। इस पक्ष के 6 स्तर होते हैं। नंबर 1, प्रत्यावाहन, अभिज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। नंबर 2, भावात्मक पक्ष, ग्रहण करना, प्रतिक्रिया करना, अनुमूल्यन करना, विचारण करना, व्यवस्थापन करना, चरित्रीकरण करना। नंबर 3, क्रियात्मक पक्ष। यह पक्ष मुख्यतः मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियों की आवश्यकता से संबंधित होता है। इस शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से इसे 6 स्तरों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, उत्तेजना।
नंबर 2 क्रियान्वय, नंबर 3 नियंत्रण, नंबर 4 समायोजन, नंबर 5 स्वाभाविकरण, नंबर 6 कौशल। व्यवहार के इन तीनों पक्षों के परस्पर संबंध समन्वय रहता है। बालक के व्यवहार का मूल्यांकन इन तीनों पक्षों को समायोजित रूप में अलग अलग किया जा सकता है। ये बंद तो है इन्होंने।